तो चलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं बीए सेकंड ईयर का बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड सेम का आपका फर्स्ट यूनिट का है। एक वीडियो हम डाल चुके हैं। दूसरे वीडियो में हम लोग देखते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं, यानी वैदिक कालीन शिक्षा क्या थी, इसे आपने पहले वीडियो में समझा। अब आपको बताने चल रहे हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं। आइए हम लोग देखते हैं। जो कि सबसे पहले से जो हमारी शिक्षा का आरंभ था, पहले शिक्षा का जो आरंभ हुआ वो वैदिक कालीन शिक्षा से हुआ। तो आइए एक एक विशेषताओं को हम लोग देखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपका है उपनयन संस्कार। सबसे पहला कौन सा है? उपनयन संस्कार। जैसा कि उपनयन का अर्थ होता है गुरु के समीप ले जाना, यानी सबसे पहले जो संस्कार होता है आपने देखा कौन सा शिक्षा से संबंधित है, उपनयन संस्कार। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी पूछा जाता है। तो उपनयन संस्कार क्या है? वैदिक कालीन शिक्षा का जो आरंभ होता है कहाँ से होता है बताइए आप? वैदिक कालीन शिक्षा का आरंभ उपनयन संस्कार से होता है। किससे होता है? उपनयन संस्कार। वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या बोले कि जो वैदिक कालीन शिक्षा है उसका जो आरंभ है वो उपनयन संस्कार से होता है। पूछा जाएगा कि उपनयन संस्कार क्या है, तो उपनयन संस्कार शिक्षा से संबंधित है। कैसी शिक्षा? वैदिक कालीन शिक्षा से। और जो वैदिक कालीन शिक्षा है उसका आरंभ ही उपनयन संस्कार से होता है। आइए हम लोग देखते हैं। उपनयन का अर्थ होता है गुरु के समीप ले जाना। उपनयन का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप। जो औपचारिक शिक्षा होती है यह उपनयन संस्कार से ही प्रारंभ होती है। और जिसका अर्थ एक नंबर का पूछा जाएगा कि उपनयन संस्कार का अर्थ क्या है, तो उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरु के समीप ले जाना। उप मीन समीप, नयन, नयन मीन्स जिससे जो उन्नति दे, यानी उपनयन का अर्थ होता है गुरु के समीप ले जाना। और किस लिए ले जाना? शिक्षा ग्रहण करने के लिए ले जाना। ये वैदिक कालीन शिक्षा की मुख्य विशेषता है। आइए हम लोग देखते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा आरंभ की आयु क्या है। वैदिक कालीन जो शिक्षा की आरंभ की आयु है वो अलग अलग है। जो उपनयन संस्कार है वैसे तो ब्राह्मणों का होता है, लेकिन कहा गया कि अलग अलग उम्र पे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए निर्धारित किया गया, क्योंकि इन तीनों को अधिकार था शिक्षा प्राप्त करने का। लेकिन उस समय वैदिक कालीन शिक्षा में शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रखा गया। तो इनकी अलग अलग क्या रखी गई है? उपनयन संस्कार की अवधि रखी गई है। आइए हम लोग एक एक देखते हैं। देखिए, आप देखा ना कि उपनयन संस्कार क्या है, एक बार मैं पुनः बताने की कोशिश करूंगी। उप मीन्स होता समीप, और नयन मीन्स जो उन्नयन, यानी जो क्या करे, शिक्षक का शिक्षार्थी का क्या करे, उन्नति चाहे, यानी गुरु के समीप ले जाना। ऐसा संस्कार जो गुरु के समीप ले जाता है। किस लिए ले जाता है? शिक्षा के माध्यम से क्या करने के लिए? शिक्षार्थी का उन्नयन मीन्स उन्नति कराने के लिए। ऐसे डायरेक्ट कह सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य है कि बालकों को शिक्षा आरंभ करने के लिए गुरु के समीप ले जाना। और इस गुरु के जो समीप ले जाएंगे तो शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का आरंभ होगा। लेकिन इसकी जो अवधि रखी गई है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों की अलग अलग रखी गई है। और चौथा जो वर्ण था शूद्र, उन शूद्रों को क्या किया गया? उस शूद्र जाति के लोगों को शिक्षा से, वैदिक कालीन शिक्षा में उन्हें वंचित रखा गया। तो इनकी जो अवधि है अलग अलग है। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे ब्राह्मणों की जो थी वो कितनी थी? 8 वर्ष। यानी ब्राह्मणों का जो उपनयन संस्कार किया जाता था शिक्षा के लिए, उनका आरंभ जो होता था वो कितने वर्ष की आयु में? 8 वर्ष की आयु में। किस समय? वैदिक कालीन शिक्षा में। दूसरा क्षत्रिय के लिए रखा गया, तो क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष। कितने वर्ष? 11 वर्ष रखा गया। आइए वैश्य की बात करते हैं। तो वैश्य की जो आयु रखी गई वो 12 वर्ष। तो इस प्रकार ब्राह्मण की 8 वर्ष, क्षत्रिय की 11 वर्ष, और किसकी? वैश्य की 12 वर्ष। लेकिन शूद्रों को क्या किया गया? जो 4 वर्ण बनाए गए वैदिक कालीन शिक्षा या ऋग्वेद में हमें 4 वर्ण मिलते हैं। 4 वर्ण में 3 को अधिकार था उपनयन का, शिक्षा प्राप्त करने का। लेकिन शूद्रों को क्या किया गया? शिक्षा का अधिकार नहीं था, यानी शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा गया। आइए अगले टॉपिक पे हम चलते हैं कि वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो शिक्षा का जो माध्यम होता था मात्र एक था, गुरुकुल होता था। क्या होता था? गुरुकुल। गुरुकुल, वहां शिक्षार्थी क्या करता था? गुरु के यहाँ जाकर वही निरंतर रहकर और
उनके अनुसार दिनचर्या का पालन करके और उनकी सेवा करते हुए, गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए क्या करता था, गुरु के द्वारा कंठस्थ कराए हुए श्लोकों, मंत्रों आदि को ग्रहण करता था, आदि को सीखता था। और कहाँ, गुरुकुल प्रणाली, गुरुकुल माध्यम होता था कि गुरु के यहाँ जाना ही पड़ता था और गुरु के अनुसार उस समय क्या करना था, शिक्षार्थी को शिक्षा ग्रहण करना होता था। और जो देखिए, इसके लिए भी अलग अलग रखा गया कि कौन बच्चा कितने वर्ष, जैसे अब होती है डिप्लोमा होता है, डिग्री होती है, बैचलर ऑफ डिग्री, मतलब कहा गया जैसे बीटीसी की सीट, उसकी बीटीसी की, बीएड की, उस समय भी वैसे ही डिग्रियां होती थी, वैसे ही डिग्रियां होती थी। वसु 24 वर्ष अध्ययन करने वाले को, 24 वर्ष का जो अध्ययन करता था लगातार निरंतर गुरु के समीप रह के, उसको क्या कहते थे, वसु कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वसु। और जो 36 वर्ष अध्ययन करने वाला होता था, 36 वर्ष मतलब उसकी आयु से लिया गया कि 36, यानी उसमें से हम घटा सकते हैं कि 8 से कितने वर्ष, तो 36 वर्ष अध्ययन करने वाले को हम क्या, रुद्र कहते थे। लेकिन वहीं पर 48 वर्ष अध्ययन करने वाले को हम क्या बोलते थे बच्चों, तो वहाँ 48 वर्ष की आयु तक अध्ययन करने वाले को हम क्या बोलते थे, बताइए, आदित्य मान बोलते थे। तो इस प्रकार पूछा जाता है कि वसु, रुद्र और आदित्य में सबसे श्रेष्ठ कौन माना जाता था, तो सबसे श्रेष्ठ कौन माना जाएगा, बताइए, आदित्य माने जाएंगे, सबसे श्रेष्ठ आदित्य माने जाएंगे, वसु, रुद्र और आदित्य। अब विधि पूछता है कि कौन सी विधि प्रयोग की जाती थी, तो देखो, प्रश्नोत्तर विधि हो सकती है, वाद विवाद विधि हो सकती है, शास्त्रार्थ विधि हो सकती है, क्योंकि उस समय जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वो पूर्ण रूप से मौखिक ही हुआ करती थी। उस समय लिखने पढ़ने का कोई साधन नहीं था, कोई सामग्री नहीं थी, इसलिए जो भी शिक्षा होता था वो पूर्ण रूप से मौखिक होता था। तो उसमें क्या करते थे, गुरु के द्वारा बताए हुए मंत्र और ज्ञान को बालक क्या करता था, कंठस्थ कर लेता था, और उस कंठस्थ किए हुए ज्ञान को क्या करते थे, उनकी जांच करने के लिए किसके, शिक्षार्थियों को गुरु क्या करता था, उनसे प्रश्नोत्तर पूछता था, यानी प्रश्न पूछता था और शिक्षार्थी क्या करते थे, उसका उत्तर देने की कोशिश करते थे, और उसका उत्तर जब देने में समर्थ होते थे तो वो उस परीक्षा में पास हो जाते थे। इस प्रकार अगली कक्षा में उनको प्रवेश दे दिया जाता था। लेकिन जो आप बोलने में जो उसे याद करने में असमर्थ होते थे, याद नहीं कर पाते थे, उन्हें पुनः पिछली कक्षाओं में भेज दिया जाता था, और वो क्या करते थे, वो पुनः उस कक्षा में फिर से पढ़ते थे और ज्ञान, मतलब जो नहीं याद कर पाए थे वो याद करने की कोशिश करते थे। वाद विवाद कराया जाता था। मान लो यहाँ तो सुनाने प्रश्नोत्तर, क्योंकि छोटे स्तर पर उस समय होता था, उससे ऊपर के जो स्तर होते थे उसमें दो बच्चों का क्या कराया जाता, कंपेयर कराने के लिए वाद विवाद कराया जाता है। कौन बच्चा, मतलब होता नहीं है फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी, थर्ड श्रेणी, तो उसके लिए श्रेणियों में विभाजित करने के लिए एक दूसरे बच्चों को क्या किया जाता था, एक दूसरे से वाद विवाद प्रतियोगिता कराई जाती थी, ताकि बच्चा देखा जाता था कौन बच्चा सबसे तेज है, और इस तरह उनको श्रेणियों में विभाजित किया जाता था। शास्त्रार्थ विधि होती थी, कोई बच्चा एक शब्द दे रहा है तो उस पे दूसरा ही लेक्चरर, मतलब जैसे होते हैं ना प्रोफेसर डिग्री पर, तो उस पे शास्त्रार्थ होता था उस समय उनकी उपाधियों के लिए। तो क्या करते थे, एक शब्द दे दिया गया, उस पे बोलते हैं, अपने अपने मत प्रस्तुत करते हैं, जिसका मत सबसे बढ़िया होता था उसको उपाधि दे दी जाती थी। तो आपने देखा कि वैदिक कालीन शिक्षा का आरंभ यदि पूछा जाए तो उपनयन संस्कार से होता है। एक बार मैं पुनः इस पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रही हूँ कि जो वैदिक कालीन शिक्षा है उसका आरंभ ही उपनयन संस्कार से होता है। दो चीजें, एक तो आपको बताना है कि वैदिक कालीन शिक्षा का आरंभ कब होता है और किस संस्कार से होता है, और दूसरे प्रश्न को पलट के पूछ लेते हैं कि उपनयन संस्कार क्या है। तो दोनों को उत्तर आप देखिए ध्यान से। यदि पूछता है कि वैदिक कालीन शिक्षा का आरंभ किससे होता है, तो आप कह सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा का जो आरंभ है वो उपनयन संस्कार से होता है। किससे, उपनयन संस्कार का। और ऐसे पूछते हैं कि उपनयन संस्कार क्या, तो उपनयन संस्कार का अर्थ होता है कि वैदिक कालीन शिक्षा का आरंभ उपनयन संस्कार से ही माना गया, और उपनयन का अर्थ होता गुरु के समीप ले जाना। यही से वैदिक कालीन शिक्षा में कौन सी शिक्षा, औपचारिक शिक्षा का आरंभ होता है। लेकिन इसके लिए
क्योंकि वैदिक काल में जो जातियां थी उन्हें 4 भागों में बांटा गया। वर्ण व्यवस्था के आधार पर क्या किया गया, 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को तो शिक्षा का अधिकार मिला, लेकिन किसको नहीं मिला, शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा गया। और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, इन्हें अलग अलग समयों, इनके लिए अलग अलग आयु निर्धारित किया गया। किसके लिए, उपनयन के लिए, जो कि आपके सामने है कि विद्या आरंभ करने की जो आयु होती थी, किससे होती थी प्रारंभ, उपनयन संस्कार से होती थी। वैसे कहा जाता है उपनयन संस्कार ब्राह्मणों का ही होता है, लेकिन मान लो हम पूछते हैं कि विद्या आरंभ की आयु, तो ऐसे कह सकते हैं कि ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष, आप देख ही रहे हैं, और वैश्य के लिए 12 वर्ष। लेकिन शूद्रों को क्या किया गया, एक प्रश्न आ सकता है कि वैदिक काल में किसे शिक्षा से वंचित रखा गया। तो बच्चों किसको रखा गया था, शूद्रों को। इनको शिक्षा से वंचित कर दिया गया, शिक्षा का अधिकार इन्हें नहीं दिया गया। फिर वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या होता था, तो सिर्फ एक माध्यम होता था, गुरुकुल होता था। क्या होता था, गुरुकुल। बच्चा बालक जो होता था वो कहाँ जाता था, गुरु के आश्रम में रहकर क्या करता था, शिक्षा आरंभ करता था। गुरु के समीप में रहकर, समीप में उनके सानिध्य, एक साथ उनके साथ में रहकर, जैसा गुरु चाहता था उनके अनुसार चलकर, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके, उनके द्वारा कंठस्थ करा गए मंत्रों का क्या करता था, ज्ञान प्राप्त करता था, कंठस्थ करता था। और इस तरह क्या होता था, बालक आगे बढ़ता जाता था। और इसके लिए भी कहा गया कि जो वसु होते हैं, वसु, रुद्र और आदित्य, तो इस तीनों में कौन श्रेष्ठ हुआ, आदित्य श्रेष्ठ हुए। वसु के लिए कितना, 24 साल। आप देख ही रहे, जो 24 साल का अध्ययन प्राप्त करता है या लगातार 24 साल अध्ययन करता है, उसे वसु कहा गया। और जो 36 सालों तक, 36 वर्षों तक क्या करता है, लगातार अध्ययन करता रहता है, उसको हम रुद्र कहते हैं। लेकिन जो 48 वर्षों तक लगातार अध्ययन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं आदित्य। तो कभी नहीं बोलेंगे वसु, रुद्र और आदित्य, वसु, रुद्र और आदित्य, इस तरह की याद रखेंगे। वसु 24, आदित्य नीचे है ना, 24 दूना 48 हो गया, आप देख ही रहे हैं। 20 में 36 बच रहा है, 36 एक का है, रुद्र का। किसका, रुद्र का। वसु, रुद्र और आदित्य। और ब्राह्मण 8, क्षत्रिय 11, और किसका, वैश्य का 12 वर्ष क्या रखा गया, विद्या आरंभ की आयु रखी गई। और विद्या आरंभ की जो विधि है कहाँ से शुरू होती है, प्रश्नोत्तर विधि से। जो प्राथमिक स्तर पर है प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद माध्यमिक स्तर, और जो शास्त्रार्थ विधि होती है वह कहाँ दी जाती है, वह उपाधियों के लिए दी जाती है। जैसे आप आज के वर्तमान युग में क्या प्रोफेसर डिग्री है, वैसे होती थी शास्त्रीय विधि। तो बच्चा ये आपका वीडियो रहा, आगे मैं आपको पुनः बताऊंगी। तो आप ना समझ पाए हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड में हैं। धन्यवाद।